तो ये मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन है। ठीक है, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी में तीन कंपनी में क्या होता है, जब भी कंपनी प्रॉफिट करता है तो खुद तो प्रॉफिट को रखता ही है, जिसको वो रिजर्व में रख लेता है। पीएल बोलकर हम लोग बैलेंस शीट में जो देखते हैं, पीएल लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो उसका मतलब होता है कि वो उसको रिजर्व से सरप्लस के अंदर ले लिया है। और दूसरा चीज क्या करता है, शेयर होल्डर लोगों के बीच में बांटता है अपने प्रॉफिट को, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तीसरा काम वो क्या करता है, तीसरा काम होता है डायरेक्टर लोगों में उसको बांटता है, मैनेजर्स में उसको बांटता है। तो डायरेक्टर्स में अगर बांटता है, मैनेजर्स में बांटता है, तो ये चैप्टर कवर होता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि अगर मैनेजर होता है तो कितने तरीके का होता है। हम क्लियरली लिखे हैं, ये जो मैनेजेरियल कमीशन, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन होता है, रेम्यूनरेशन मतलब कमीशन, सैलरी, इन सबको हम लोग रेम्यूनरेशन बोलते हैं। ये जो हम लोगों को पे करते हैं, ये किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? कुछ परसेंटेज होता है, जैसे मैनेजर लोग लेगा 5% कमीशन, सोचो 5% लेगा, तो 5% किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट के ऊपर। ये हम लिखे, इट इज कैलकुलेटेड ऑन एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट है, ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? 197, सेक्शन 197 में। और उसमें क्या लिखा है, कि उसमें लिखा हुआ है कि कैसे परसेंट, ये कैसे परसेंट कैलकुलेट होगा। और अगर उतना profit नहीं हुआ है, और हम लोग मैनेजर को देना पड़ता है 5% कमीशन, इसको देना पड़ता है 10% कमीशन, तो अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो कैसे देंगे? या इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है जिसमें कंपनी के अपने पास रिजर्व रखे हैं, डिविडेंड भी दे रहे शेयर होल्डर लोग को, मैनेजर को, डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन भी दे दे, इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? अगर लॉस ही हो गया है तो क्या करेंगे? ये सारा बात लिखा हुआ है सेक्शन 197 में। उसके बाद लिखा हुआ है, ये कंपनी देता है डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब क्या? डायरेक्टर मतलब है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, ये लोग को कितना देंगे, कैसे देंगे, ये सारा बात सेक्शन 197 में ही लिखा हुआ है। और लास्ट लाइन में लिखा है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन शुड नॉट एक्सीड 11%। 11% से ज्यादा, सबका मिलाकर 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो इसमें बेसिकली अब क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हम लोग को कि मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन पेबल टू, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन हम लोग किसको पे करते हैं। देखो, अगर किसी कंपनी में इफ वन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, अगर कोई एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर एक ही होल टाइम डायरेक्टर है या फिर एक ही मैनेजर है, तो उस कंपनी का रेम्यूनरेशन 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो उस कंपनी में जो हम लोग रेम्यूनरेशन देंगे वो नेट प्रॉफिट का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा बात क्या है, अगर किसी कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर है या एक से ज्यादा मैनेजर है, तो उस कंपनी का रेम्यूनरेशन 10% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर प्रॉफिट 1 लाख हुआ है तो 10% उसका कितना होता है, 10,000। तो जितना रेम्यूनरेशन देना है दो, पर 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद बोल रहा है मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर हु आर नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम डायरेक्टर। अगर हम लोग मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन दे रहे हैं पर सामने वाला ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है और ना ही होल टाइम डायरेक्टर है, फिर भी हम लोग उसको फिर भी हम लोग उसको मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो क्या होगा। तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट इफ देयर इज मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग उसको, वो है नहीं क्यों, और कितने तरीके का डायरेक्टर होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, एसोसिएट डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर सामने वाला बोल रहा है, अगर डायरेक्टर्स हुआ नाइदर, जिसको दे रहे हैं वो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना तो होल टाइम डायरेक्टर है और ना ही कोई तरीके का मैनेजर है, सोच लो वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, फिर भी हम लोग उसको दे रहे हैं, तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट एक्सीड नहीं करना चाहिए। कौन से रूल के ऊपर, अगर माना जाता है उसका, वो तो है ही नहीं, वो तो असिस्टेंट डायरेक्टर है, फिर भी हम लोग उसको क्या मानकर दे रहे हैं, या तो हम लोग उसको मानकर दे रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या तो होल टाइम डायरेक्टर या तो मैनेजर, मतलब दे रहे हैं रेम्यूनरेशन असिस्टेंट डायरेक्टर को या एसोसिएट डायरेक्टर को, पर क्या सोच कर दे रहे हैं कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो उसको देते, एक ही अगर मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो हम लोग कितना देते, रियल में हम लोग देते 5%, पर मान लो एक असिस्टेंट डायरेक्टर को ही दे रहे हैं, पर ये मान कर दे रहे हैं कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर अगर होता तो हम लोग कितना देते, अगर मान कर दे रहे हैं तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते। अभी तक जो हम लोग 3 तक पॉइंट लिखे, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, उसका मतलब था कंपनी के पास प्रॉफिट है और फिर कंपनी रेम्यूनरेशन दे रहा है, ये बात तो क्लियर है। पर अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, ये बात अब लिखा रहे हैं।
ये पूरा टेबल समझ में आएगा जब हम लोग रियल में सम्स को करेंगे। तो अभी हम समझा कर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जब रियल में सम्स आएगा तब हम वहां पे समझाएंगे। सम देखो कैसे दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है द फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट पीएल ऑफ मुद्रा लिमिटेड। हम लोगों के पास एक पीएल दिया हुआ है 31 मार्च 2011 का। हम लोग के पास बहुत सारा एक्सपेंस है और बहुत सारा इनकम है। नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वाज इतना। You are required to calculate the maximum limit of managerial remuneration as per Companies Act 2013। तो हम लोग को बोल रहा है कि मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन निकालो। मैम आपका म्यूट है। सॉरी, बोल 197 में सारा रूल्स लिखा हुआ है जो हम कॉपी में, ये जो अभी हम बोर्ड में दिए। 198 में लिखा हुआ है सबसे पहले प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम होगा प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तब तो उसको रेम्यूनरेशन देंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम हम लोग रेम्यूनरेशन का चैप्टर में क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना सबको आता है। सबसे पहले सारा इनकम लिखो जो बाई की तरफ है, उससे सारा खर्चा लेस कर दो। तुम लोग बोलोगे कि वो प्रॉफिट क्यों नहीं ले ले जो हम लोगों को ऑलरेडी बैलेंस सीडी बोल के दिया है। क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरीली बहुत सारा गलत चीज भी पीएल में डाल दिया है, रिजर्व ये सबको भी पीएल में डाल दिया है जो कि रॉन्ग है। तो वो हम लोग ठीक से पीएल बनाएंगे, पर हम लोग लंबा पीएल बनाएंगे, बाई करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में वो लाइन खींचकर बनाने वाला सिस्टम चला गया है। तो जो सबसे पहला लिखा है बाई बैलेंस बी डी, वो क्या है, वो एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट है जो ट्रेडिंग से हम लोग निकाल कर लाते हैं। और उधर टू जीपी लिखते हैं ट्रेडिंग में, और पीएल में आकर लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ये लोग उसको लिखा है बाई बैलेंस बी डी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये हम लोगों का क्या है, जीपी है रियल में, पर जीपी वर्ड यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये शेड्यूल 3 का कंपनीज एक्ट का है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बोल के कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। सब में बहुत क्लियरली लिखा है। उसके बाद क्या है, सब्सिडी, ये भी इनकम है। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी कुछ नहीं होता है। हम लोग क्या लेंगे, बैलेंस, बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट जिसको हम लोग जीपी कहते हैं। और सब्सिडी हम लोग का एक इनकम है जो पीएल में ही आना चाहिए, इसलिए लिए हैं। ये लॉजिकली सोचो, पीएल में क्या क्या इनकम आता है, क्या क्या एक्सपेंस आता है। अब एक्सपेंस को एक बार देखो, डायरेक्टर्स फीस पीएल में आता है तो यहाँ से लेस करेंगे। फिर पहला वाला मेरे से छूट गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये भी आता है, ये भी लिखेंगे।
उसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी खर्च है। उसके बाद है मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। यहाँ पे जो मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोग को अपने तरीके से मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है, जैसे 197 में लिखा था। ये जो पहले से पीएल में लिखा है इसमें कोई रूल फॉलो नहीं किया है ये लोग, तो ये वाला मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग को अपना नया निकालना है। डेप्रिसिएशन लिया जाता है। ये डेप्रिसिएशन हम लोग का नीचे दिया हुआ था, वो वाला हम लोग लिए हैं। एक चीज याद रहे, ऊपर जो डेप्रिसिएशन देता है वो नहीं लिया जाता है, नीचे जो दिया जाता है डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013, हमेशा वो वाला लेंगे। ये जो ऊपर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, हाँ अगर एक ही डेप्रिसिएशन है तो फिर यही ले लेते हैं, पर अगर सब में क्लियरली नीचे बोल दिया है कि डेप्रिसिएशन एक्ट के हिसाब से 575 है तो फिर एक्ट वाला ही लेंगे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ नहीं लिया जाता है, जनरल रिजर्व यहाँ नहीं लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ नहीं लिया जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ क्यों नहीं लेते, वो बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाता है, इसलिए यहाँ नहीं आएगा, करंट लाइबिलिटीज में जाता है तो यहाँ नहीं आएगा। जनरल रिजर्व हम लोग का बैलेंस शीट में जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व है तो बैलेंस शीट में जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। ये सीडी तो हम लोग का नेट प्रॉफिट है, पर हम लोग ये नेट प्रॉफिट को तो मान नहीं रहे, हम लोग अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे इससे। तो इतने ये चारों को ऐड करके बाहर भेजिए और उतना खर्च है तो लेस कर देंगे, तो आएगा 2735। ये हम लोगों का प्रॉफिट आ गया 2735383। अब क्या बोल रहा है देखो, मैक्सिमम कितना हम लोगों का लिमिट है। मैक्सिमम अगर कुछ नहीं बता रहा है कि मैनेजेरियल डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर था नहीं था, नहीं था ऐसा भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ हम लोग से क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। तो मैक्सिमम कितना होता है 11%, जो हम पहले लाइन में लिखाए थे। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो सीधे मैक्सिमम का मतलब 11%। देखो ये सम है दिसंबर 2019 का, इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ गंगा लिमिटेड ड्यू टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। इसमें बता दिया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही है, और हम लोगों को ये पता होना चाहिए था कि 5% ही देना पड़ता है अगर एक ही होता है तो, ये वाला चीज भी हम लोग को पता होना चाहिए, पर इस सम में दे दिया है तो और इजी कर दिया है। अब बोल रहा है ऑल्सो डिटरमाइन द एक्सेस रेम्यूनरेशन पेड इफ एनी, अगर हम लोग पहले से ज्यादा रेम्यूनरेशन दे दिए हैं तो वो भी बता दो। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग लास्ट सम में अपना रेम्यूनरेशन कितना निकाले, एक्ट के हिसाब से 300383, पर ऊपर भी दिया हुआ था मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन, तो उससे माइनस करके हम लोग जान सकते हैं कि कितना ज्यादा दे दिया था।
या कम दे दिया था। तो जो भी सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होता है, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो पहले से जो नेट प्रॉफिट देता है वो हम लोग को राइट नहीं देता है, क्योंकि वो नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल के हिसाब से दे देता है। पर यहाँ पे हम लोग को चाहिए सेक्शन 198 के हिसाब से, तो वो निकालेंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। ये सारा चीज हम लोगों का लेस किया हुआ है। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आफ्टर मतलब ये सारा चीज पीएल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। खर्चा खर्चे के साइड पे, इनकम इनकम के साइड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टैक्स प्रोविजन, डायरेक्टर्स फीस, बोनस, ये खर्चे की तरफ लिखा हुआ होगा। और बाई में क्या लिखा हुआ होगा, इनकम मतलब प्रॉफिट। अच्छा, प्रोविजन भी टू की तरफ ही लिखा हुआ होगा। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर ये टू की तरफ लिखा हुआ है। मैनेजर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पेड, हम लोग इसमें भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑलरेडी पे कर चुके हैं 30,000। नीचे डेप्रिसिएशन दिया है एक्ट के हिसाब से 35,000। बोनस लाइबिलिटी एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस एक्ट के हिसाब से कितना देना था, 18,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट रिक्वायर्ड लुकिंग टू द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने का कोई जरूरत ही नहीं था, हम लोग बिना मतलब का बना के रखे हैं। तो एक्ट के हिसाब से जो जो था उसको पहले लेस कर देंगे। अब देखो, जो डेप्रिसिएशन हम लोग पहले से देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोला था कि हम लोगों को लेस करने का कोई जरूरत ही नहीं था, फिर भी हम लोगों ने लेस कर दिया है, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी खर्च है जिसको खर्चा में लिखना ही नहीं था, हम लोग जानबूझ के खर्चा में लिख दिए हैं कि हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाए और हम लोगों को रेम्यूनरेशन कम देना पड़े। कंपनी अपने फायदे के लिए ऐसा करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अगर बोल दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं बनाना था, तो हम लोग उसको खर्चे के साइड से हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, मतलब ऐड। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो जब हम लोग को पीएल जैसा बना कर दे देता है, जैसा कि हम लोग लास्ट सम में किए थे, पूरा पीएल बना के दे दिया था, तो जो जो चीज अननेसेसरी था उसको हम लोग क्या किए थे, देखो डायरेक्टर्स फीस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था, हम लोग सिर्फ इन सारी चीजों को ही लेस किए, काम का चीज को लेस किए और बाकी सारा चीज को छोड़ दिए। पर अगर हम लोगों को इस तरीके का स्टेटमेंट फॉर्म में देगा, पीएल बना के नहीं देगा, तो जो जो चीज अननेसेसरीली हम लोग लेस कर दिए हैं उन सब चीजों को ऐड करेंगे। तो डिफरेंस है सम आने में। अगर पीएल जैसा बना कर दिया है तो सिर्फ काम का चीज लेस करो, बाकी चीजों को छोड़ दो। पर अगर हम लोगों को स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, जैसे ये सब में दिया है, इसमें जो जो खर्च को लेस नहीं करना था उसको प्रॉपर ऐड बैक करो, तो ही राइट आंसर आएगा। तो इसमें जितना खर्चा लेस नहीं करना था और हम लोग कर दिए, सबको ऐड बैक करो। तो जो पुराना डेप्रिसिएशन था उसको हम लोगों को लेस नहीं करना चाहिए था, ये लोग कर दिया है तो ऐड करो।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक फिक्टिशियस एसेट है, इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस से लेस करना चाहिए था, हम लोग इसको पीएल में खर्चा में लिख दिए हैं, तो ये भी एड बैक होगा। इसमें भी हम लोग को टैक्स प्रोविजन दिया है, टैक्स प्रोविजन अभी लास्ट समय बताएं, रिजर्व्स एंड वो बैलेंस शीट में आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे एड बैक करो। डायरेक्टर्स फीस तो लेस होगा ही, तो डायरेक्टर्स फीस तो लेस होता ही है, और ये लेस ऑलरेडी था ही, तो इसको इग्नोर कर दो। उसके बाद दिया है बोनस, बोनस तो हम लोग एक्ट के हिसाब से लेस किए हैं, तो जो पहले ऐसे ही अपने आप दिए थे वो सच में एक्सपेंस नहीं था, उसको ऐड बैक करेंगे। देखो ये वाला क्या चीज है, हम लोगों को दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हम लोग एक फिक्स्ड एसेट बेचे थे, उसके ऊपर हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है 15,500, इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 20,000, और रिटन डाउन वैल्यू कितना था 11,000। इसका क्या मतलब होता है, वो फिक्स्ड एसेट को हम लोग रियल में खरीदे थे 20,000 में, और जिस दिन उसको सेल कर रहे थे उस दिन उसका वैल्यू कितना था 11,000, और हम लोग उसको सेल कितने में किए हैं, हम लोग उसको रियल में सेल किए हैं 15,500। तो आज उसका वैल्यू कितना है 11,000, सेल कर रहे हैं 15,500, तो हम लोगों का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 11,000 के सामान को 15,500 में हम लोग सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, पूरा 15,500 हम लोग प्रॉफिट लिख लिए, जबकि 15,500 प्रॉफिट। अच्छा, एक सेकेंड देखो, उसका आज वैल्यू कितना है 11,000। सोचो हम लोग एक सामान बेचना चाहते हैं जिसका आज वैल्यू है 11,000, उसको बेच कितने में रहे हैं 15,500 प्रॉफिट में, तो रियल में हम लोग उसको सेल कितना किए होंगे, वैल्यू को एक बार के लिए कॉस्ट ले लो, और प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही सेलिंग प्राइस आता है, तो उसका सेलिंग प्राइस हम लोग कितना ले रहे हैं, हम लोग उसका सेलिंग प्राइस ले रहे हैं 26,500 में बेचे होंगे, तभी हम लोग 11,000 के सामान को 26,500 में बेचे होंगे, तभी हम लोग को 15,500 का प्रॉफिट हुआ होगा, और रियल में उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 20,000। तो हम लोगों को रियल में प्रॉफिट कितना हुआ 6,500, पर ये चीज जो हम समझा रहे हैं ये हम लोग लेस करेंगे, ये 6,500 प्रॉफिट नहीं है, हम लोग का रियल प्रॉफिट कितना है, सिर्फ देखो बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है 15,500 का प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ से हम लोग 6,500 क्यों लेस कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहे, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। अभी यहाँ पे 6,500 लिख लो, हम एग्जैक्टली क्लियर करते हैं यहाँ पे हम लोग 6,500 ही कैसे लिए।
उसके बाद इसमें बोल रहा है कि देखो साइंटिफिक रिसर्च जो होता है, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, ये हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब हर महीना नहीं होता रहता है, कभी कभार साल में एक दो बार हम लोग ये एक्सपेंस करते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में नहीं आना चाहिए, ये हम लोगों का बैलेंस शीट में आना चाहिए, तो ये हम लोग यहाँ से या लेस किए हुए ऐड बैक कर देंगे। हम लोग जो ऑलरेडी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन लेस किए हुए वो लेस नहीं करना है, क्योंकि अभी तो हम लोग निकालेंगे, वो वाला देना है, पर हम लोग गलत रेम्यूनरेशन दे दिए, तो ये वाला हम लोग पूरा ऐड बैक कर दिए। ये हम लोगों का प्रॉफिट आया है, जिसको हम सर्कल में लिखे, नीचे जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिए है। तो हम लोगों का लेस वाले फिगर को ऐड करके आ रहा है 59,500, ऐड वाले फिगर को ऐड करके आ रहा है 444,000, पूरा ऐड लेस कर देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट कितना आएगा 594,500। ये हम लोग का प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 है। इसके बाद रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करना है ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं।